Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine. I welcome you all in the second part of this topic जो कि हमने उस दिन स्टार्ट किया हुआ था ट्रांजिस्टर का चैप्टर नंबर 19 सॉरी चैप्टर नंबर 17. So let's begin with the lecture today. कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका ग्राफ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. बहुत ज़्यादा हम इस पर फोकस करते हैं बिकॉज कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही वो कॉन्फ़िगरेशन है एनपीएन ट्रांजिस्टर की जिसको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है और उसकी कॉमन एप्लीकेशंस डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे अच्छा एम्पलीफायर बनता है. तो अगर इस सिचुएशन में हमारे पास इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक हमारे पास सैचुरेशन रीजन होता है, एक हमारे पास कट ऑफ रीजन होता है और एक हमारे पास एक्टिव रीजन होता है. ठीक है. जस्ट टू रिकॉल योर मेमोरी एंड टू फ्रेशन अप योर इंफॉर्मेशन कि आप लोगों ने जो है उस दिन जो पढ़ा था उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए मैं ये स्लाइड दोबारा आपके सामने रख रही हूँ बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट स्लाइड. ठीक है. तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास दोनों पीएन जंक्शंस यानी कि जो हमारा कौन कौन से पीएन जंक्शंस हैं, इमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन. जबकि दोनों इमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, ईबी जंक्शन और सीबी जंक्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर या किसी भी मोड के अंदर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में रिवर्स बायस्ड होंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर कहाँ पर होगा? कट ऑफ मोड के अंदर. ठीक है. तो कट ऑफ मोड में आपको याद है कि ये कौन सी जगह बनती थी? ये वाला रीजन जिसमें वो बिल्कुल ऑफ स्विच बन जाता है और किसी किस्म का जो है वो काम नहीं करता. ठीक है. तो ऑफ का मतलब ये है कि इसने काम करना बिल्कुल बंद कर दिए. उसके बाद सेकंड वाली कंडीशन में क्या था कि एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस्ड हो. ये इसका नॉर्मल मोड है. इसी को हम इसका एक्टिव मोड कहते हैं और एक्टिव मोड के अंदर हम ग्राफ के इस रीजन के अंदर होते हैं, एक्टिव रीजन के अंदर, और यही हमें चाहिए होता है. ठीक है. यहीं पे हमारी लोड लाइन बनती है. तो ये हमें सबसे ज्यादा बेस्ट यही रीजन सूट करता है जिसमें हमारी लोड लाइन बिल्कुल आपको याद होगा कि यहाँ मिडिल के अंदर क्रॉस करती हुई जाती है और फिर यहीं पे हमें एक क्वालिटी पॉइंट मिल जाता है. ठीक है. जिसको हम क्वालिटी पॉइंट भी कहते हैं और क्यूएसएंट पॉइंट भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड रीजन आता है उसमें हम सेचुरेशन के अंदर चले जाते हैं. सेचुरेशन में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो फुली ऑन होता है. ठीक है. इसका एक खास पर्पस है लेकिन नॉर्मली हम जब इसको एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये रीजन हमारे लिए सूटेबल नहीं होता. ठीक है. तो थर्ड हमारे पास कंडीशन कौन सी थी जिसमें हमारे पास दोनों पीएन जंक्शन यानी कि ईबी जंक्शन और सीबी जंक्शन. याद रखना है कि जब दोनों पीएन जंक्शन की बात होती है तो उसमें ईबी और सीबी दोनों जंक्शन हमारे पास आते हैं. तो ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शंस जिसमें चले जाएंगे यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड होंगे तो फिर हम इसको कहेंगे सेचुरेशन मोड और इसमें आपका ट्रांजिस्टर जो है वो फुली ऑन हो जाएगा. ठीक है. अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा सर्किट की फॉर्म में करें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक्टिव मोड के अंदर क्या हो रहा है. एक्टिव मोड में आपका ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है आपको नजर आ रहा होगा. ठीक है. ये मैं इसके ऊपर हाईलाइट कर देती हूँ. ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है. ठीक है. एरो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. तो ये इसका इमिटर है, ये इसका ऊपर वाला कलेक्टर है. ठीक है. और ये इसका बेस टर्मिनल. ठीक है. तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जब एक्टिव मोड में होगा तो उसका आईबी करंट भी अवेलेबल होगा. अब याद रखिएगा ये जो डायरेक्शन हमने बताई हुई ना ये कन्वेंशनल करंट की है. तो मैं इनको यहाँ पे चेंज कर देती हूँ. ट्रू करंट के अकॉर्डिंग आई बी हमेशा बाहर निकलता है. ठीक है. आई ई जो है वो हमेशा अंदर की तरफ जाता है और जो आई सी होता है वो भी हमेशा बाहर की तरफ जाता है. तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देती हूँ. ठीक है. आई सी जो है वो कितने किसके बराबर होता है? बीटा टाइम्स आई, क्योंकि आपको याद है कि रिलेशनशिप कहाँ से है? बिकॉज बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? आई सी डिवाइडेड बाई आई बी के. तो वहां से हमने ये रिलेशनशिप निकाला और याद रखिएगा कॉमन एमिटर है तो इसमें होता ही हमारे पास बीटा है. ठीक है ना. इसमें कोई और चीज नहीं होती है लाइक दिस. ये एक्टिव मोड है. अब अगर हम इसी चीज को कट ऑफ मोड के अंदर रखें तो कट ऑफ मोड में आपको पता है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है बिल्कुल एक ऑफ स्विच के तौर पर बिहेव करेगा. ठीक है ना. ऑफ स्विच का मतलब ये है कि अगर ये हमारा एमिटर है यहाँ पर और ये हमारा बेस है. ठीक है. और ये हमारा कलेक्टर है. ये कलेक्टर, दिस इज इमिटर एंड दिस वाज बेस. तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा गैप है. इस गैप का क्या मतलब है कि यहाँ पे उसने एज एन ऑफ स्विच काम करना शुरू कर दिया बिकॉज यहाँ पे हमारा जो आई बी करंट है वो भी जीरो हो गया है. जब आई बी जीरो होगा तो आई सी भी जीरो होगा. वजह क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि जब यहाँ पर आई बी जीरो होगा, ठीक है ना, तो आई बी जीरो जो है वो बीटा को मल्टीप्लाई करके आई सी को भी क्या बना देगा? जीरो ही बना देगा. इसका मतलब ये है कि अगर आई बी जीरो है तो आई सी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा और जब ये दोनों जीरो होंगे तो फिर एमिटर करंट भी आपका जीरो हो जाएगा. तो आपका ये जो ट्रांजिस्टर है ये पूरा एक ऑफ स्विच के तौर पर बिहेव करता है. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट के गुजरने का कोई रास्ता नहीं है.
तो ये चीज़ हमारे पास एज एन ऑफ स्विच कहलाती है कट ऑफ मोड में। और अब आ गया आपका सेचुरेटेड मोड। सेचुरेटेड मोड में आपका ट्रांजिस्टर फुली ऑन बिहेव करता है, ठीक है। फुली ऑन का मतलब है क्लोज स्विच। क्लोज स्विच का मतलब ये कि आपकी देखना है कि आपको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कलेक्टर और एमिटर के दरमियान में कोई भी गैप खत्म हो गया है और बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से एक शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है। और ये शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ही यही है कि हमारे पास जो आईसी है और आई है ये आपस में क्या हो गए हैं, बराबर, और एक फुल ऑन सर्किट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट मैंने आपके सामने टाइप्स रखी हैं। अगर मैं इन सबको यहाँ से रब कर दूं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी शक्ल आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे बिहेव करते हैं, आप देख लें इसे एज एन ऑफ स्विच, एज अ क्लोज स्विच, और इसका नॉर्मल फंक्शन। ओके जी, ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी सुन कर चुके हुए थे। अब हम आते हैं अपनी मेन स्लाइड के ऊपर, जो कि है कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के तौर पे बुक में जो इसकी आपको सर्किट डायग्राम दी हुई है वो आपने ध्यान से देखनी है, ठीक है। ये वही सर्किट डायग्राम है जो मैंने आप लोगों को उस दिन बना के बताई थी, ठीक है। उन्होंने ये दो तरीके से आपको दी हुई है। और ये बुक का पेज नंबर कौन सा बनता है, ये बनता है बुक का पेज नंबर 247। 247 पेज के ऊपर आपको जो फिगर 17.17 नजर आ रही है, मैं दोबारा बता रही हूँ, 247 पेज पर जो फिगर 17.17 नजर आ रही है, इसमें एग्जैक्टली उन्होंने वही वाली आपके पास डायग्राम बनाई हुई है जो मैंने उस दिन आपको बना के बताई थी फॉर द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। पर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पर उन्होंने जो है वो, मैं इसके ऊपर आपको बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखा देती हूँ उसको दोबारा से। जो इसकी ऊपर वाली डायग्राम एनपीएन वाली वो तो नहीं मैं आपको बना के बताऊंगी, जो नीचे वाली डायग्राम है वो बना के बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहली बात है कि हमें इसमें कॉमन एमिटर एम्पलीफायर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा कलेक्टर, ये आ गया हमारा एमिटर एरो के साथ, जिसको हमने पकड़ के यहाँ पे क्या कर देना है, ग्राउंड, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे पकड़ के ग्राउंड कर दिया। दिस वॉज द एमिटर। और यहाँ पे आ गई हमारी बेस। ये बेस बन गई यहाँ पे, और ये बन गया हमारा कलेक्टर, ठीक है। और यहाँ से आपने एक वायर बाहर की तरफ निकाल देनी, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने सर्कल में बंद कर देना है ताकि पता चल जाए कि ये हमारा ट्रांजिस्टर है लैडर से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक अदर जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस बाय द वे आपको पता है मैं इस साइड पे जाके लगाती हूँ, आप इधर भी लगा सकते हैं और आप इसको इधर भी लगा सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बुक में अगर इधर लगा हुआ है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बुक में उन्होंने इसको आर बी कहा हुआ है क्योंकि ये बेस के साथ जुड़ा हुआ है। इसी को मैंने उस दिन क्या कहा था, आर एन, ठीक है। तो आप इसको आर एन भी कह सकते हो और आप इसको आर बी भी कह सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी बहुत मार्जिन हमें मिलता है जब हम ट्रांजिस्टर की या इस तरह के सर्किट्स बना रहे होते हैं, तो हमारे पास इतना मार्जिन होता है कि हम चीज़ों को आगे पीछे करके देख सकें, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि एमिटर बेस्ड जंक्शन को हमने क्या करना होता है, फॉरवर्ड बायस्ड। तो यहाँ पे आपको पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जो बैटरी हम यहाँ पे लगाएंगे उसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसको उठा के यहाँ पे हम लगा देंगे इसके साथ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने आपकी बुक में इसको वेरिएबल बैटरी बनाया हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, ये सिर्फ एक डीसी बैटरी होनी चाहिए, बिकॉज डीसी बैटरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एसी हम बाद में अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम सारी लोड लाइन और तमाम चीज़ें, दोबारा गौर से सुने जब मैं बात करी हूँ, हम इसकी तमाम जो लोड लाइन बनाते हैं एक्टिव लोड, जो मैंने थोड़ी देर पहले ग्राफ शेयर किया था, वो हम इसकी डीसी बाइसिंग के ऊपर बनाते हैं, एसी के ऊपर नहीं बनाते। पहले हम डीसी बाइसिंग करते हैं, यानी कि डीसी बैटरी लगाते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया हमारी इनपुट बैटरी, जिसको हमने नाम दिया था वीपीवी का, ठीक है। ये हमारी वीपीवी बैटरी आ गई यहाँ पर, और ये हमारा सर्किट इनपुट का हो गया कंप्लीट, राइट। ये हमारी डीसी लोड लाइन जो है या बन जाएगी यहाँ पर, या डीसी जो हमारे पास जिसकी एक्टिव मोड और सेचुरेशन मोड वाला ग्राफ था वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी अगली वाली बात आती है, यानी कि हमने इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो लगाना है। इसके अंदर हमारे पास अगेन जो आउटपुट रेजिस्टर है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग करनी है, एन को हमने, ये कलेक्टर एन टाइप है, तो उसको हमने उठा के रिवर्स बाइसिंग में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाना है। और इस तरीके से ये सर्किट भी हो गया हमारा मुकम्मल, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे भी एक एरो लगा के इसको भी वेरिएबल बनाया हुआ है, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, आप लगाना चाहे लगा लें। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई बैटरी वीसीसी, ठीक है। और इस वाले सर्किट को या इस वाले लोड को उन्होंने नाम दिया हुआ है आर सी का, जिसको मैंने आपको करके बताया था आर आउट। तो आप जो मर्जी कर लें, आर आउट कह लें, आर सी कह लें, क्योंकि ये आउटपुट लूप में लगा हुआ है तो ये आउटपुट लूप ही होगा, यानी कि आप जो लोड रजिस्टर है वही होगा, लेकिन सिर्फ सिंबल्स चेंज है, तो आप इसको कर सकते हैं। और कलेक्टर रजिस्टर में इसलिए इसको कहा है आउटपुट को, क्योंकि ये कलेक्टर के साथ लगा हुआ था, जैसा ये आर इन बेस के साथ लगा हुआ है तो उसको हमने आर भी कह दिया, ठीक है।
अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक और लीड निकाली हुई है, और यहाँ पे इन्होंने एक और लीड निकाली हुई है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये लीड निकालने के बाद उन्होंने सिर्फ एक काम किया, और वो ये काम किया कि उन्होंने यहाँ पर एक अदद वोल्ट मीटर लगा दी, ठीक है। ये वोल्ट मीटर आपको क्या बताएगा, ये वोल्ट मीटर आपको सिर्फ ये बताएगा कि यहाँ पर इस वक्त कितना आउटपुट वोल्टेज मौजूद है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो कितना आ रहा है इस सर्किट के अंदर, आपको वो सिर्फ आपका वोल्ट मीटर ये बताएगा। बिकॉज वोल्ट मीटर जो है, याद रखिएगा, एक मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है ना। ये मेजरिंग डिवाइस है जो सिर्फ आपको वोल्टेज कैलकुलेट करके बता रही है। कैलकुलेटर की तरह ये खुद से कोई वोल्टेज नहीं दे रही, बैटरी हमेशा वोल्टेज देती है, जिसके ऊपर हमने एक छोटी और एक बड़ी लाइन करके आपको बताया ये डीसी बाइसिंग है, इसकी डीसी बैटरीज है। अब जब आप ये सारा सर्किट बना चुकेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप डेफिनेटली यहाँ पर एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे। ये वही एसी सिग्नल है जिसकी मैंने क्या आपसे बात की थी कि जब हम ये सारा काम कर चुकते हैं तो हम एक लोड लाइन बनाते हैं, और फिर उसके बाद दरमियान में हम यहाँ पर उसका क्या लेते हैं, क्वालिटी पॉइंट लेते हैं, ताकि जब हम एसी सिग्नल अप्लाई करें तो हमें बहुत ही बगैर किसी डिस्टॉर्शन के बेहद अच्छा सिग्नल बड़ा होके मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके इनपुट के अंदर आपको यहाँ पर एक एसी सिग्नल चाहिए। तो अब हम ये सारा काम कर चुकने के बाद एसी सिग्नल को अप्लाई करते हैं, ताकि फुल तरीके से जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए तो फिर हम यहाँ पे एसी सिग्नल यूज करें, ठीक है। तो अब ये जो एसी सिग्नल आपके पास आएगा इसकी शक्ल ऐसी होगी, ठीक है। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है जो कि हम प्रोवाइड करें यहाँ पर, लाइक दिस, ठीक है। और इसको भी उन्होंने इसी तरीके से शो किया हुआ है वी आई के साथ, ठीक है जी। और आप जब यहाँ पे वी आउट के अंदर देखेंगे तो आपको मैंने क्या बताया था कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि एक तो ये बहुत ही बड़ा आपको वोल्टेज देता है, ठीक है। और उसके अलावा ये सिर्फ क्या करता है कि आपके सिग्नल के वोल्टेज को 180 डिग्री ऑपोजिट कर देता है, ठीक है। तो एक बड़ा सिग्नल मिलेगा आपको आउटपुट में और दूसरे उल्टा होके मिलेगा, लेकिन उल्टे से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इतनी तेजी के साथ वेव्स आ रही थी कि उल्टा सीधे का फर्क नहीं महसूस होता। सिर्फ ये होता है कि एक नेगेटिव साइन आंसर में आ जाता है, जो कि आपको बता रहा था कि 180 डिग्री का फेज रिवर्सल या फेज शिफ्ट आया है, और बाकी आपके पास वोल्टेज वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये वही डायग्राम है जो बुक में बनी हुई है, मैंने आपके सामने दोबारा आपको बना के दिखा दी, ठीक है। ओके जी। अब हम दोबारा से जो है वो देखते हैं कि हम कहाँ पे थे, अपनी स्लाइड शो के ऊपर जाते हैं दोबारा। ये आपके पास दोबारा से स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि डायग्राम आपने बना ली, जब ये पेपर में सवाल आया, डायग्राम बनाने के बाद जो है वो आपने इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखी बैठकर, ठीक है, जैसे कि आपको बुक में दी हुई है। इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, और आखिर में जो एक नई चीज़ आपने ऐड करनी है वो ये करनी है कि आपने इसका वोल्टेज गेन जो है ना, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका वोल्टेज गेन है, क्योंकि ये वोल्टेज ही आपको बड़ा करके देता है। ये एक छोटे से सिग्नल को एक उल्टा और बड़े सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है। वोल्टेज गेन को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए के साथ, मैंने पहले भी बताया था। और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होता है वो होता है माइनस, ठीक है। माइनस क्यों आ रहा है, इसकी रीजन आपको मैंने बताई 180 डिग्री की वजह से। बीटा, बीटा इसका करंट गेन है। आर सी इसका आउटपुट रेजिस्टर था। और आर आई ई क्या चीज़ है, ये जरा सोचने वाली बात है। आर आई ई हमारे पास क्या चीज़ है, पहले मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। बीटा हमारा करंट गेन है जो कि बहुत बड़ा होता है। उसके बाद आर सी हमारा क्या है, आर सी इज द आउटपुट रेजिस्टेंस और द कलेक्टर रेजिस्टेंस। और जो नेगेटिव साइन है वो हमने क्यों शो किया हुआ है, नेगेटिव साइन हमारा क्या शो करता है, इट इज शोइंग द फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री इन द आउटपुट वोल्टेज। अब रहेगी बात इस आर आई ई के, जिसके साथ हम दो हाथ करते हैं कि ये क्या चीज़ है। पहली तो बात है कि जिस भी सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है कि ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ऐसी रेजिस्टेंस है जो बाहर नहीं लगी हुई है। जिस तरह से आप लोगों ने बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ी थी जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, एग्जैक्टली ही वैसी ही एक इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर मौजूद होती है ट्रांजिस्टर के। क्योंकि ये अंदर मौजूद होती है, ये बाहर आपने खुद से नहीं लगाई हुई है, ये अंदर का मामला है उसका सारा, जिसको हम बल्क रेजिस्टेंस भी कहते हैं। बल्क का मतलब ये होता है कि चीज के अंदर एक चीज मौजूद है या रेजिस्टेंस मौजूद है। जिस तरह बैटरी के अंदर आपको याद होगा कि हमने इसका जो सिंबल इस्तेमाल किया था वो क्या इस्तेमाल किया था कि इसके साथ एक रेजिस्टेंस छोटी सी लगी हुई होती है, ठीक है। और ये बैटरी के साथ बंद होती है, आपको याद होगा, ठीक है। तो उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते थे, लाइक दिस, हम उसको बंद कर देते थे। वैसे ही ट्रांजिस्टर के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होती है, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंटरनल की वजह से हम इसके पास एक छोटा सा आई लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है ई की। ई क्या चीज़ है, ये ई शो कर रहा है इमिटर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर, मैंने आपको बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या हिसाब किताब होता है कि ये आपका इमिटर होता है, ठीक है। उसके बाद दरमियान में आपके पास बेस आ जाती है, और फिर से आपका कलेक्टर आ गया, ठीक है। तो दिस इज द इमिटर, दिस वॉज द बेस, एंड दिस वॉज द कलेक्टर। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिटर और बेस जंक्शन को क्रॉस करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, क्योंकि उनको धक्का पड़ता है, और फॉरवर्ड बायस भी होता है आपका इमिटर बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर,
तो जब वो इमिटर बेस जंक्शन क्रॉस करते हैं तो ये जंक्शन, यहाँ पे ये जो जंक्शन है ना, ये उनको एक छोटी सी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये अपने अंदर से उनको आसानी से नहीं गुजरने देता। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो रेजिस्टेंस का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ता है जब वो इमिटर बेस जंक्शन को क्रॉस करते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, मैं बार बार बता रही हूँ अंदर, तो उस रेजिस्टेंस का सामना जिनको करना पड़ता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस आए। और ये तब है जब वो इमिटर बेस जंक्शन क्रॉस कर रहे थे। ठीक हो गई बात। और यही चीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं पर आपका जो है वो आई और आई भी निकलता है आगे, तो फिर कलेक्टर उसको में हमने आगे बैटरी दी होती है रिवर्स बायसिंग की, वो उसको निकाल के बाहर खींच के ले जाती है। ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में इमिटर बेस जंक्शन को क्रॉस करना मैटर करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस का सामना उस वक्त करना पड़ता है ये आर आई ई होती है। नॉर्मली आपको पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमारा पीएन जंक्शन होता है उसकी विड्थ कम हो जाती है, इसलिए आर आई ई की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं होगी ना, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये चीज जो आर आई है ये बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट नहीं करेगी, ये थोड़ी बहुत ही होगी, जिस तरह से बिल्कुल थोड़ी बहुत होती है बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आर आई भी कम होगा। अब आप यहाँ पे देखें कि बीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होती है, बहुत ज्यादा, बिकॉज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का बीटा जो है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, मच मच ग्रेटर देन 1। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में आर आई ई है और आर आई ई बहुत कम है। तो डिनोमिनेटर छोटा हुआ, न्यूमिनेटर बहुत बड़ा हुआ, तो उसका मतलब ये है कि इसका जो वोल्टेज गेन है वो बहुत बहुत बड़ा होगा। और यही वाली रीजन है कि नॉर्मली इसका जो वोल्टेज गेन है वो हंड्रेड्स के अंदर आता है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का। तो उससे ये साबित हुआ कि ये एक्सप्रेशन आपको ये बता रहा है बहुत आराम से कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हमें डेफिनेटली इनपुट वोल्टेज जो छोटा सा होगा उसको एक बड़े से आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है। तो ये इक्वेशन और इसकी सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर पेपर में ये सवाल आ जाए तो ये इक्वेशन के बगैर आप इसको नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि आप ये इक्वेशन लिखें और उसके बाद ना सिर्फ इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है ना, बल्कि आप तमाम चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद फिर इसके ग्राफ को डिटेल में बताएं, तो फिर आपको उसके पूरे मार्क्स बनेंगे। ठीक है। तो आर आई ई क्या चीज़ है, दिस वाज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ट्रांजिस्टर व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द इमिटर बेस जंक्शन। ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी की थ्योरी बुक से मिलेगी तो ये टॉपिक आपका A1 तरीके से रेडी हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है जी इसके लास्ट पार्ट की, जिसमें है कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। इसको हम एज अ स्विच कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या पर्पस हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कैसे हम एज अ स्विच इसको यूज करेंगे, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है ना। एज अ स्विच जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि हम इसको अ, इसका जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने जितना भी सर्किट देखे जो मैंने भी आपको भी वाइट बोर्ड पे बना के बताया था, उसमें हम लोग दो बैटरीज यूज करते हैं, वीबीबी इनपुट के लिए और वीसीसी आउटपुट के लिए। कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब ये है कि एक इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंजीनियर अपनी अक्लमंदी के साथ क्या कर सकते हैं कि एक बैटरी से ही दोनों काम चला लेते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम वीबीबी बैटरी क्यों अप्लाई करते हैं, इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए, और वीसीसी बैटरी क्यों अप्लाई करते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए। अगर हम इन दोनों बैटरीज की बजाय एक ही बैटरी इस टेक्निक से लगा लें कि वो एक ही बैटरी इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस भी करिए और एक ही बैटरी कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस भी करिए, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक इंसान को जो है वो बहुत सारे लवाजमात की ज़रूरत है काम करने के लिए, और एक जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करके कम वसाइल से भी काम चला लेता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट अब मैं आपके सामने बना रही हूँ इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम अपने लिए एक ट्रांजिस्टर क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे ये आ गया कलेक्टर, उसके बाद आ गया यहाँ पे इमिटर। ठीक है। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो तो आप लगाएंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जुगाड़ लगा के कम चीज़ों के साथ ही वसाइल जो हैं वो उसको इस्तेमाल करके चीज़ें कर लें, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। और ये एक इंजीनियर की अक्लमंदी शो करता है कि उसने किस तरीके से कम चीज़ों के साथ एक बड़ा ही अच्छा मैनेजेबल चीज़ बना ली। ठीक है। तो ग्राउंड करने का मतलब ये है कि इमिटर का कि ये 0 वोल्ट्स पे चला गया। ठीक है। उसके बाद ये कलेक्टर यहाँ पर आ गया, राइट जी। अच्छा, अब हमने दो बैटरीज की बजाय एक बैटरी यूज करनी थी, तो एक बैटरी जो मैं यहाँ पे यूज करूंगी ना, उसको मैं यहाँ पे प्लस साइन लगाऊंगी, यानी कि मैंने यहाँ पर उसका पॉजिटिव टर्मिनल दिया हुआ है और इसको हम कहते हैं प्लस वीसीसी। ठीक है। अब यहाँ पे वीबीबी बैटरी मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं सिर्फ यहाँ पे वीसीसी अप्लाई करूंगी। और आपको पता है कि कलेक्टर और वीसीसी के दरमियान में पहले एक आउटपुट रजिस्टर भी होता था, तो एक आउटपुट रजिस्टर हम यहाँ पे मस्त लगाएंगे। इसको हम आर नॉट भी कह सकते हैं, आर आउट भी कह सकते हैं और आर सी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको आर सी का नाम दे रही हूँ। ठीक हो गई बात। इसके बाद उठा के हम इसको कर देंगे बंद, लाइक दिस। और अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, बेस के साथ आपको पता है कि हमेशा क्या कनेक्टेड होता है, हमारा रेजिस्टर आर बी, जिसको हम आर इन भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया आर बी। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने इनपुट बैटरी अप्लाई नहीं की थी। अब मैं क्या करूँगी उसके लिए,
मैं इस यहाँ से आरबी को उठाऊंगी और बैटरी बीबी भी लगाने की बजाय मैं इस पूरी की पूरी वायर को उठा के प्लग कर दूंगी इसके साथ, ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे जो कॉम्पैक्ट सर्किट मैंने बनाया है, यानी कि छोटा सर्किट, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि बैटरी वीसीसी का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, कलेक्टर के एन के साथ, क्योंकि कलेक्टर एन टाइप था ना। तो कलेक्टर बेस जंक्शन तो हो गया रिवर्स बायस, यही हमें चाहिए था। और बेस जो है हमारी वो पी टाइप है, तो पी टाइप को किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो अगर आप मेरे एरो को देखें तो हम यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, हमने बेस को कनेक्ट कर दिया। बेस कनेक्टेड है प्लस पीसीसी के साथ, एन टाइप कनेक्टेड है प्लस पीसीसी के साथ। एक ही बैटरी ने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस भी कर दिया और एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस भी कर दिया। तो इसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट सर्किट। ये वही सर्किट है जो मैंने भी पहले बनाया था, लेकिन ये थोड़ी सी उसकी बहुत ही क्या कहना चाहिए कि कंसाइज किस्म की फॉर्म है, जिसमें हमने साइज भी छोटा कर दिया और हमारा काम भी A1 हो गया, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, अब आपने इसको माइंड में रखना है। और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। एज अ स्विच का मतलब है कट ऑफ रीजन, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर को एज एन ऑफ स्विच लेना है, ठीक है। और उसके बाद सेचुरेशन रीजन, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर को एज एन ऑन स्विच लेना है, ठीक है। पहले हम कट ऑफ रीजन की बात कर लेते हैं। जो पीछे वाली डायग्राम थी उसी को अपने मद्देनजर रखना है। अब हम उसमें क्या करेंगे कि जब आपने ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन में रखना होगा, तो ये आपने डायग्राम बनाई दोबारा। जितनी दफ़ा मैं ये डायग्राम बना चुकी हूँ, अगर मेरे ख्याल है इसका आधा भी आप कर लेना तो आप बड़े ही अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन अगर आप करें तो ठीक है, करने वाली बात है कि आप लेक्चर को सामने खोल के बार बार चलाएं अपने लैपटॉप पर, अपनी मोबाइल के ऊपर, और उसके बाद उसको बार बार आप जो है अपने हाथों से प्रैक्टिस करें। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में कमांड बढ़ेगी। ये ना सिर्फ अभी आपके काम आएगी बल्कि आपके आगे भी बहुत काम आएगी। ये ट्रांजिस्टर था, ठीक है। यहाँ पर हमारी बैटरी प्लस वीसीसी थी, लाइक दिस। और दरमियान में हमारे पास रजिस्टर था, ठीक है। ये हमारा आरसी रजिस्टर था, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये ऑफ स्विच में गया हुआ है, तो ऑफ स्विच में जाने का क्या मतलब है, ऑफ स्विच में जाने का मतलब ये है कि अब आपने यहाँ पर ये जो आरबी लगाया था, आरबी बिल्कुल हम लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आपने यहाँ पर क्या कर देना है कि इसकी दोनों की दोनों टर्मिनल्स को किस में डाल देना है, रिवर्स बायसिंग में। कट ऑफ रीजन में क्या होता है, कलेक्टर कलेक्टर बेस जंक्शन को होता ही हमारा रिवर्स बायस है, साथ में आप इमिटर बेस जंक्शन को भी रिवर्स बायस कर देते हैं। तो रिवर्स बायस करने का मतलब ये है कि इसका जो बेस का पी टर्मिनल है उसको उठा के आप यहाँ पे लगा देंगे जीरो के साथ, ठीक है। तो जीरो वोल्ट्स के साथ लगाने का क्या मतलब है कि आपने इसके बेस को, यानी कि पी टाइप मटेरियल को क्या कर दिया, लो पोटेंशियल के साथ लगा दिए। तो उसका मतलब ये है कि अब ये भी किस में चला गया, ये भी रिवर्स बायसिंग में चला गया। कि जब तक आपका पी टाइप टर्मिनल हाई टर्मिनल के साथ नहीं लगेगा, तो ये इमिटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ पे उठा के कनेक्ट कर दी, जैसा मैंने पहले किया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से। मैंने अब बीपीवी को यहाँ पर या आरबी को इसके साथ नहीं जोड़ा, बल्कि मैंने क्या कर दिया कि उसको मैंने जीरो पे खड़ा कर दी। इस सिचुएशन में आपका जो एमिटर बेस जंक्शन है वो भी रिवर्स बायस हुआ है, कलेक्टर बेस जंक्शन पहले ही रिवर्स बायस था। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये ट्रांजिस्टर है ये कैसे बिहेव करेगा, लाइक एन ओपन स्विच, लाइक एन ऑफ स्विच, ठीक है। तो ऑफ स्विच के अंदर अब क्या होगा कि बिल्कुल वही वाली बात जैसे हमने पहले की थी, कि आपका जो ट्रांजिस्टर है उसको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने आरसी लगाया, ठीक है। और इसके बाद ये प्लस वीसीसी था, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास ये जो कलेक्टर है और इमिटर है, इसके दरम्यान में बहुत एक गैप आ गया, ठीक है। और देर इज नो करंट, लाइक दिस। ये कैसे बिहेव करे, लाइक एन ओपन स्विच, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो आईसी है वो क्या हो गया, जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई कलेक्टर करंट नहीं फ्लो कर रहा। सर्किट नामुकम्मल हो गया। और यहाँ पर जो आईबी था वो भी जीरो हो गया था। इसका मतलब ये है कि जब आईबी आपका जीरो हो जाएगा और आईसी भी जीरो हो जाएगा, तो आप कट ऑफ रीजन के अंदर गए हुए हैं एंड द ट्रांजिस्टर इज बिहेविंग लाइक एन ऑफ स्विच, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारी सेचुरेशन रीजन की। सेचुरेशन रीजन में आपने क्या करना है, वही जो मैंने पहले किया था, ठीक है। ये जो आपकी डायग्राम है मैं एक दफा दोबारा फिर से बना देती हूँ, ठीक है। सेचुरेशन रीजन के अंदर हमारी जो प्लस वीसीसी बैटरी है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने अभी डायग्राम आपके सामने पहले बनाई है, आपने वही करना है कि आपने इसको, ये आपका आरसीसी आ गया, ठीक है। ट्रांजिस्टर दोबारा से हमने बनाया, लाइक दिस। ये इमिटर, इसको आपने पकड़ के यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, ठीक है। दिस वाज द कलेक्टर, दिस वाज द बेस। और इसको आपने यहाँ से रजिस्टर को जोड़ा यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है।
और उसके बाद इस वाले टर्मिनल को उठा के आपने क्या करना था, ऊपर उठाकर वीसीसी के साथ जोड़ देना था। ठीक है, तो ये आपने वीसीसी के साथ जोड़ा इसको यहाँ पर, लाइक दिस। ये हमारा आरसी था, ये हमारा आर बी था। ठीक है, अब जब आपने जोड़ा तो डेफिनेटली आपने क्या किया कि आपने इसमें करंट आई बी को प्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो आई बी आपके पास प्रोड्यूस हो गया। अब याद रखिए मैं कन्वेंशनल करंट यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, आई बी आपका प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। डेफिनेटली जब आई बी प्रोड्यूस हुआ तो आपका आई सी भी प्रोड्यूस होगा, यहाँ से जाएगा, ट्रैवल करेगा। इसका मतलब है कि इस वक्त आपके जो दोनों के दोनों टर्मिनल्स हैं वो किस में गए हुए, वो गए हुए फॉरवर्ड बायसिंग में। एमिटर बेस जंक्शन तो गया हुआ है फॉरवर्ड बायसिंग में, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो भी आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है, बिकॉज वो फॉरवर्ड बायस्ड इन द सेंस मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वो भी वर्किंग मोड में गया हुआ है। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास दोनों के दोनों जो रीजन्स हैं वो फॉरवर्ड बायस्ड हुए हैं, और हमारा जो ये सर्किट है वो कैसे बिहेव करेगा, दैट वुड बी बिहेविंग लाइक एन ऑन स्विच। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्लस वीसीसी है, और हमारा ये जो कलेक्टर है, कलेक्टर और इमिटर, इनके दरमियान में आप समझे कि शॉर्ट सर्किटिंग टाइप चीज आ रही है, और आपने इसको उठा के ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो इस वक्त आपके पास ये जो सर्किट है ये कैसे बिहेव करे, लाइक अ क्लोज स्विच। ठीक है, और यहाँ पर अब आपके पास आईसी भी एग्जिस्ट करेगा, और आपका आईबी भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, यहाँ पे अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपको लग रहा हो कि कलेक्टर को उठा के हमने रिवर्स बायस किया हुआ है, तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमने रिवर्स बायस किया हुआ है, लेकिन सेचुरेशन रीजन में हमें ऐसे लगता है जैसे हमने मीटर को ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है ना, तो हमें ये फील होता है कि हमारा ये जो जो है आपका प्लस वीसीसी बैटरी है, उससे आपका जो करंट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि हाई पोटेंशियल से बिल्कुल लो पोटेंशियल पे जा रहा है, जैसे कि आप 0 वोल्ट्स में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें ये फीलिंग आती है कि हमारा जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो भी इस वक्त फॉरवर्ड बायस्ड हुआ हुआ है, और हमारा जो इमिटर बेस जंक्शन है वो भी फॉरवर्ड बायस्ड हुआ हुआ है। ठीक है, तो इमिटर बेस जंक्शन भी आपने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, कलेक्टर बेस जंक्शन भी एक तरह से आपका फॉरवर्ड बायस्ड है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे बिहेव करेगा, लाइक एन क्लोज स्विच और या ऑन स्विच, और इस तरीके से ये जो है वो चलाएगा। ये मैंने बाय द वे क्या लिखा हुआ है, जो हाँ आईसी लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम्स आपने याद रखनी है, और ये सर्किट डायग्राम्स आपको ये बता रही हैं कि हाउ द ट्रांजिस्टर इज बिहेविंग लाइक अ स्विच। ये डायग्राम्स बाय द वे आपकी बुक में नहीं है, इसलिए मैंने ये खुद से आपको बना के बताई हैं और जानबूझ के बताई हैं, ताकि आप कभी ये पेपर में ये चीज़ आ जाए तो आप दोनों तरीकों से क्या कर सकें, इसको बता सकें, और जब बताएंगे तो ही आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम्स इस लिहाज से बहुत जरूरी है। उसके बाद बारी आती है जो आपके पास बुक में चीज़ दी हुई है। देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है कि बुक में क्या दिया हुआ है। बुक में वजह से कि इन्होंने ये वाली डायग्राम्स दी होती हैं जो मैंने आपके सामने बना के बताई है, वैसे असूलन यही डायग्राम्स आनी चाहिए, सेचुरेशन रीजन की भी और कट ऑफ रीजन की भी। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो अम, जो बुक में चीज दी हुई है वो उन्होंने क्या दी हुई है, उन्होंने एक डिफरेंट चीज से आपको समझाने की कोशिश की हुई है। मैंने आपको ये सर्किट बना के बता दी है। ठीक है, सबसे पहले इसका कॉम्पैक्ट सर्किट बनाया आपने। कॉम्पैक्ट सर्किट बनाने के बाद एक दफा आपने वहां पे कट ऑफ रीजन डाला, और एक दफा आपने सेचुरेशन रीजन डाला। कट ऑफ रीजन का मतलब ये है कि आई बी जीरो होगा तो आई सी भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और सेचुरेशन रीजन का मतलब है कि अगर आई बी होगा तो आई सी भी होगा, यानी कि दोनों इस वक्त जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में गए हैं। ठीक है, क्लॉक सिग्नल हम एक ऐसी चीज को कहते हैं जो बुक में उन्होंने अब आपको बताया है। क्लॉक सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसकी शक्ल ऐसी होती है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है स्क्वायर फॉर्म जैसी। इस किस्म के सिग्नल के अंदर क्या होता है कि हमारा जो भी सिग्नल आता है, लेट्स सपोज कि अगर हमारा इनपुट सिग्नल ऐसा है। ठीक है, या मतलब कोई भी हमारे पास सिग्नल, चाहे वी नॉट लेने हैं कुछ भी ले लें, तो ये एक ऐसा सिग्नल होता है विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल दैट ऑसिलेट्स बिटवीन अ हाई एंड लो स्टेट। हाई स्टेट का मतलब क्या है, ये हम बल्कि वी नॉट ही कर लें। ठीक है, हाई स्टेट का गर्ल्स मतलब हमारे पास ये है कि अगर लेट सपोज कि ये मेरे पास एक सिग्नल है, इसको मैंने 5 वोल्ट्स दिए हैं, तो ये मेरे पास जो 5 वोल्ट्स है ना, ये इस वक्त टॉप पर 5 वोल्ट्स होगा। ठीक है, और उसके बाद एकदम से ये ठक्कर के नीचे गिरेगा, और फिर ये 0 वोल्ट शो करेगा। उसके बाद फिर से ये 5 वोल्ट शो करेगा। ये मैं 5 वोल्ट इसलिए बता रही हूँ कि बुक में उन्होंने 5 वोल्ट्स की क्लॉक सिग्नल आपको एग्जाम्पल दी हुई। ठीक है, उसके बाद ये फिर से 0 वोल्ट शो करेगा। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 0 वोल्ट्स आएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा 5 वोल्ट्स इस तरीके से जो आपको नजर आ रहा है। सिमिलरली फिर से हमारे पास जो है वो 0 वोल्ट्स आएगा यहाँ पर, और उसके बाद 5 वोल्ट्स। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पेंडुलम की तरह क्या करे, ऑसिलेट कर रहा है हाई और लो स्टेट के दरमियान में, ठीक है। तो इस तरह का जो सिग्नल होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक सिग्नल, ठीक है। क्लॉक सिग्नल जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल है जो कि हाई और लो स्टेट के दरमियान में, ये 5 वोल्ट्स इसकी हाई स्टेट है और 0 वोल्ट्स इसकी लो स्टेट है, ठीक है। तो हाई स्टेट को नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 कहा जाता है, लो स्टेट को नॉर्मली 0 कहा जाता है। 1 का मतलब कोई भी हाई वैल्यू हो सकती है, बस 0 नहीं होनी चाहिए। 5 वोल्ट्स भी इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 ही कंसिडर होगा, ठीक है। तो उन्होंने बुक में आपको ये चीज समझाने की कोशिश की हुई है, जो बुक में डायग्राम भी अगर आप देखें, कि जब हम आपके सिग्नल को जो है वो यानी कि ट्रांजिस्टर को स्विच ऑन करवाएंगे, तो वो पूरे का पूरा क्या करेगा, 5 वोल्ट्स आगे शिफ्ट करेगा। और जब हम यानी कि ये जो चीज आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा लाइक एन ऑन स्विच, जहाँ पे आपको 5 वोल्ट्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में जिसमें वो 0 वोल्ट्स आगे भेज रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक एन ऑफ स्विच, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ एक बताने का तरीकेकार है, उन्होंने आपको इस तरीके से समझा दिया क्लॉक सिग्नल की फॉर्म में, और मैंने आपको इस तरीके से सर्किट की फॉर्म में बता दी है। दोनों चीजें आपके लिए अहम है, ये अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अहम है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बाकायदा सर्किट्स की फॉर्म में बताया कि किस तरीके से कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन में ये ट्रांजिस्टर बिहेव करता है, ठीक है। तो ये क्लॉक सिग्नल के साथ ये उसकी एग्जांपल है कि जब वो ऑन स्विच के तौर पर बिहेव करेगा तो 5 वोल्ट्स मिलेगा आपको, जब वो ऑफ स्विच के तौर पर बिहेव करेगा तो 0 वोल्ट्स मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से ये अप एंड डाउन होता है, ठीक है। इसको हम क्लॉक सिग्नल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जबान में। यानी कि जैसा से घड़ी आपकी 1 1 मिनट के बाद आगे चलती है, तो बिल्कुल वैसे ही आपका ये जो क्लॉक सिग्नल है, ये खास ड्यूरेशन तक हाई रहता है, उसके बाद फिर लो हो जाता है, फिर हाई रहता है, फिर लो हो जाता है, ठीक है। अब बारी आती है आपकी एग्जाम्पल 17.1 की। एग्जाम्पल 17.1 का टाइम बचाने के लिए मैंने ये दोबारा से आपके सामने डायग्राम बना के रखी हुई है पहले से। आपने इस एग्जाम्पल 17.1 में करना क्या है, पहली तो बात है कि आपने ये डायग्राम बनानी है, इस डायग्राम के बगैर ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। एग्जाम्पल 17.1 आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये डायग्राम बनाए, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं हमने वही कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है ना। और ये जितनी भी डायरेक्शंस ऑफ करंट मैंने यहाँ पे इस वक्त शो की हैं, ये मैंने आपकी इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शंस शो की हैं, ये मैंने ट्रू करंट की डायरेक्शंस बनाई है, कन्वेंशनल करंट में नहीं, ठीक है। जिस तरह से आपको मैंने समझाया हुआ था, मैंने वही चीज दोबारा ली है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तमाम चीजें आपके सामने मौजूद है। सबसे पहला पार्ट इसमें हमने क्या करना है कि हमने वीसी निकालना है। वीसी कौन सा वोल्टेज है जो कि इस आरसी के अक्रॉस यूज होगा, यूटिलाइज होगा, और आरसी के अक्रॉस जब यूटिलाइज होगा तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बनेगा आईसी आरसी। आईसी वो करंट है जो आरसी में से फ्लो कर रहा है। आईसी हमने निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम वीसी और आरसी को डिवाइड कर देंगे। वीसी उन्होंने आपको दिया हुआ है बुक में, आरसी भी दिया हुआ है, आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है आईसी की, जो कि इसमें आएगी 1.2 मिली एम्पेयर्स में। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने VCE, और ये जो इक्वेशन मैंने निकाली है ये कहाँ से निकाली है। अब अगर आप यहाँ पे देखें गौर से, तो आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ आउटपुट सर्किट, ये हमारा इनपुट हिस्सा है, यानी हमने जाना आउटपुट में। देखें आउटपुट में VCC बैटरी से वोल्टेज मिला, कुछ वोल्टेज यहाँ पर जाया हुआ VC किसके क्रॉस, RC के क्रॉस। उसके बाद आपका करंट नीचे आ गया, ये मैं कन्वेंशनल करंट अब ले रही हूँ। करंट आपका जब नीचे आया तो उसने रास्ते में क्या किया, कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से करंट गुजरा IC, यहाँ पे ड्रॉप आया, वो ड्रॉप कितना था VC, ठीक है। यानी कि बैटरी ने वोल्टेज कुछ यहाँ पे गिराया, उसके बाद जब नीचे आपका करंट आएगा कन्वेंशनल, तो वो कहाँ से पास करेगा, वो कलेक्टर से इमिटर के दरम्यान में पास करेगा। तो कलेक्टर में से और इमिटर में से, यानी कि कलेक्टर बेस और इमिटर में से गुजरते हुए ट्रांजिस्टर के अंदर जितना वोल्टेज वो जाया करेगा, वो होगा वो वोल्टेज जो कि कलेक्टर से इमिटर तक होगा, और इसको हम कहेंगे VCE, ठीक है। और उसके फौरन बाद आपके पास ग्राउंड आ जाता है, तो किस्सा खत्म हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि VC और VCE और VCC, ठीक है, इन तीनों में क्या कॉम्बिनेशन है कि VCC से पूरा वोल्टेज मिलता है, कुछ हिस्सा VC में जाया होता है, और कुछ हिस्सा ट्रांजिस्टर के अंदर एज एन VCE जाया होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम VCE को निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम बैटरी के वोल्टेज VCC में से इस RC का शेयर निकाल देंगे जो कि VC होगा, तो फिर VCC में से VC निकालने के बाद VCE आ जाएगा। इसमें सिर्फ CCC हो रही है इतनी देर से लेक्चर में, तो उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे सीज जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं। बहरहाल VCC में से आपने VC को निकालना है, तो ये मिलेगा आपके पास 9.4 वोल्ट्स। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी बैटरी VCC की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है इन्होंने, ये बैटरी दी हुई है 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स दी है ना जी, सप्लाई वोल्टेज। अगर ये 10 वोल्ट्स की बैटरी है तो उसका क्या मतलब है कि कितना जो वोल्टेज है वो जाया हो रहा है अंदर, आप देख रहे हैं अंदर तकरीबन जाया हो रहा है 9.4 वोल्ट्स, यानी कि सिर्फ 0.6 वोल्ट्स आप समझे तो ये बाहर VC VC को मिल रहा है इस कलेक्टर रेजिस्टेंस। इसके बाद बारी आती है आपके अगले इसके पार्ट की, और अगले पार्ट में उन्होंने आपको अल्फा गिवन दिया हुआ है 0.96,
अल्फा जो है वो बाय द वे क्या होता है, आईसी ओवर आईई की रेशो होती है। करंट गेन फैक्टर आपको पता है कॉमन बेस कन्फिग्रेशन का 0.96। यहाँ से आपने मीटर करंट निकालना है, इसको सॉल्व करके ये बनेगा। और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर की इक्वेशन यूज करके इस सर्किट का आई बी निकालना है जो यहाँ पे फ्लो कर रही है वाला, ठीक है। तो आई बी क्या बनेगा, आई ई माइनस आई सी। तो आपने यहाँ से आई ई और आई सी की वैल्यू डाली, इसको सॉल्व किया और आई बी को निकाल दिया, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम बहुत जरूरी है इस एग्जाम्पल के लिए। जब तक आप नहीं बनाएंगे ना आपको मार्क्स मिलने चाहिए स्टूडेंट, और ना आपके मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आती है एग्जाम्पल 17.2। ये आप लोग अगर खुद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपने करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यूज करने, एक दफा आपने बीटा स्टैटिक यूज करना है, ठीक है। बीटा स्टैटिक क्या होगा, जो कि आपको पता है कि अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, ये वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, स्टैटिक के साथ। यानी कि जब आपने सिर्फ डीसी बैटरी अप्लाई की हुई, और जब उसके बाद आप बीटा डायनामिक यूज करेंगे, ठीक है। तो बीटा डायनामिक निकालने के लिए आपने क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, डायनामिक बीटा हमारे पास होता है दो चीज़ों की रेशो। दो चीज़ें कौन सी हैं, आईसी और आईबी। लेकिन अब यहाँ पर इनमें चेंज आएगा, यानी कि हम ये सारा काम कर रहे हैं एसी सिग्नल अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर आएगा डेल्टा और यहाँ पे भी आएगा डेल्टा। ये फर्क है आपके डायनामिक में और आपकी स्टैटिक में, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद आपने यहाँ से निकालना क्या है, आपने यहाँ से डेल्टा आईसी की वैल्यू निकालनी है, जो कि बड़े आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो उसको कीजिए सॉल्व और उसको निकालें ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके। और इन दोनों में आपके पास वो ये कह रहे हैं कि जो बीटा स्टैटिक है वही आपका डायनामिक बनेगा, तो आपने उसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दी, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा, इसका उतना बड़ा मसला नहीं है। अब बारी आती है आपकी कुछ एमसीक्यूज की। कुछ एमसीक्यूज आपको मैंने उस दिन क्लास में करवाए थे, जो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। खैर अब उस बात को तो छोड़ ही दें। तो एमसीक्यूज जो रह गए थे इंपॉर्टेंट, वो मैं अब आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ, जो कि कुछ तो मैंने करवा दिए थे जो हम नहीं कर सके थे। एमसीक्यू नंबर 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करने से पहले, स्लाइड पे पहुंचने से पहले जरूरी है कि आप अपनी बुक को अपने सामने खोल के रखें, ताकि जो वर्ड्स मैं पढ़ती जा रही हूँ आपके एमसीक्यू से रिलेटेड वो आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7 में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है। और वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, बहुत अच्छा ये एमसीक्यू है 7 भी और 8 भी, कि इम्प्रॉपर बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट प्रोड्यूसेस व्हाट। इम्प्रॉपर बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट है, मैं बुक से पढ़ रही हूँ कि ट्रांजिस्टर की अगर आप इम्प्रॉपर बायसिंग करेंगे तो उसका क्या मतलब है कि आपने लोड लाइन के ऊपर, ये मैंने आपके सामने डायग्राम दोबारा रखी है, इसका मतलब ये है कि आपने लोड लाइन प्रॉपर चूज नहीं की है, आपने सही से लोड लाइन की कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं की है, और ना ही आपने सही से ढंग से क्यू पॉइंट लिया, ठीक है, जो बिल्कुल मिडिल में आना चाहिए। तो अगर आपने क्यू पॉइंट को ध्यान से नहीं अच्छा लिया तो उसका मतलब ये है कि आपने इसकी इम्प्रॉपर बायसिंग की है। फिर इससे क्या होगा कि आपका सिग्नल आपको कटा हुआ मिलेगा, या वो ऊपर से क्लिप हुआ होगा या नीचे से क्लिप हुआ होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इसका आंसर क्या बनता है कि अगर आप इम्प्रॉपर बाइसिंग करेंगे ट्रांजिस्टर की, तो उसका मतलब है आपने एक अच्छी लोड लाइन सेलेक्ट नहीं की है, क्यू पॉइंट बहुत बहुत ही बुरा सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आपके सर्किट में क्या है कि डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट सिग्नल, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो आपका एमसीक्यू है इसका 7 का, उसमें ये आपके पास आंसर सही बनता है। सबसे बेस्ट आंसर यही है कि इम्प्रॉपर बायसिंग ट्रांजिस्टर की एक डिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल में आती है। डिस्टॉर्टेड का क्या मतलब है कि या तो ऊपर से कटा हुआ मिलेगा लाइक दिस, इस तरह से क्लिप हुआ हुआ, या फिर आपको वो नीचे से कटा हुआ मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरह का सिग्नल डिस्टॉर्टेड सिग्नल कहलाता है। आपको ऐसा सिग्नल नहीं चाहिए होता, ना ये वाला और ना ये वाला। उसके बाद बारी आती है आपके 8वें एमसीक्यू की। 8वें एमसीक्यू में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन द ट्रांजिस्टर आर यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स दे यूजुअली ऑपरेट इन। अब आप अगर इसको वैसे पढ़ेंगे ना बिल्कुल सर से उतारते हुए सवाल को, तो आपको फौरन लगेगा कि ट्रांजिस्टर को हम जब भी यूज करते हैं डिजिटल सर्किट्स में तो हमें हमेशा उसको एक्टिव रीजन में करना चाहिए। यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। व्हेन ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स का मतलब ये है कि डिजिटल सर्किट्स में हमारे पास सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, या तो ऑन होगा जिसको हम सेचुरेशन रीजन कहते हैं, या ऑफ होगा जिसको हम कट ऑफ रीजन कहते हैं। यानी कि 1 और 0 के दरमियान में क्लॉक सिग्नल की तरह आपका ट्रांजिस्टर बिहेव करता है। ये जब भी आपने थोड़ी देर पहले क्लॉक सिग्नल पढ़ा है ना, इसका मतलब ही यही है कि या तो आप 1 में जाएंगे या आप 0 में जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल सिग्नल में कोई चीज़ और एग्जिस्ट नहीं करती। तो यही आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जब आप इस सवाल को रैंडमली पढ़ेंगे और अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल सर से उतारते हुए पढ़ेंगे, तो आपको यूं ही लगेगा कि ट्रांजिस्टर को तो जो एक्टिव मोड में होना चाहिए। नहीं, ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में तब होना चाहिए जब आपने उसको एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करना है। डिजिटल स्टेट्स के अंदर हमें ज़रूरत होती है कि हम ट्रांजिस्टर को या तो ऑन हालत में रखें या ऑफ हालत में रखें, यानी कि एज अ स्विच उससे काम चलाएं। तो उसके लिए या तो ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन रीजन में होना चाहिए या फिर कट ऑफ रीजन में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑप्शन आपके पास बनता है वो बनता है एक्टिव रीजन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बनता है ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है, ब्रेकडाउन रीजन आप कहेंगे मैंने आपको बताया नहीं है। एक्टिव रीजन ये वाला रीजन है, सेचुरेशन रीजन ये वाला रीजन है, कट ऑफ रीजन आपका ये वाला रीजन है।
ब्रेक डाउन रीजन वो होता है जिसमें आप अपने वोल्टेज VCE को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि आपका जो करंट है ना वो फिर एकदम से इस हालत में चला जाता है, यानी कि कर्व्स आपके यूं होना शुरू हो जाते हैं। ये कर्व्स यूं होने का मतलब ये है कि अब आपका जो ट्रांजिस्टर है वो अपने ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है, यानी कि इस हिस्से के फौरन बाद जो ये वाला हिस्सा आता है ये सारा ब्रेकडाउन होगा। और ब्रेकडाउन का मतलब ही ये है कि ट्रांजिस्टर को आप पीएन जंक्शन की तरफ बिल्कुल फारिग करने वाले हैं। जब वो बिल्कुल फारिग हो जाएगा यानी कि जल जाएगा तो वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। कभी भी आप ट्रांजिस्टर को इस रीजन में नहीं लेके जाते, अवॉइड करते हैं। तो ब्रेकडाउन रीजन में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लेके जाएं, बिकॉज ना तो वो ट्रांजिस्टर डिजिटल के काबिल रहेगा ना नॉर्मल हालत के काबिल रहेगा। तो ये ब्रेकडाउन रीजन यहाँ पर आता है, जिसका तकरीबन चौथा रीजन बनता है। नॉर्मली इसको नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि इसका फायदा कोई नहीं होता। तो ब्रेकडाउन रीजन जो है वो भी नहीं हो सकता, तो फिर सी ऑप्शन बनता है इसका, दैट इज सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें ये रिक्वायरमेंट होती है, और वैसे हमें एक्टिव मोड चाहिए होता है जब हम उससे एम्पलीफिकेशन का काम ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत डिपेंड करता है। सवाल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये बहुत मैटर करता है कि आप सवाल पे कितना टाइम लगा रहे हैं और कितने सुकून से उसको देखते हैं और पढ़ रहे हैं। उसके बाद बारी आती है जी आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास MCQ नंबर 10 बनता है। ठीक है, उसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है जी कि इन अ ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय बेस करंट। तो आपको अंदाजा हो ही क्या होगा इस वाले फॉर्मूला से कि हमेशा जो आपका कलेक्टर करंट है, ठीक है, वो किससे कंट्रोल होता है? आपके बेस करंट के साथ। यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया भी था। ओके, दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा आपको ये बात पता है, ये बल्कि नीचे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं IC और IB। ठीक है, IC जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है? बीटा टाइम्स IB के। इसका मतलब ये है कि बीटा इज द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो IC हमेशा किसके साथ कंट्रोल होता है? IB के साथ। ठीक है, IB बेस करंट है और IC कलेक्टर करंट है। उसके बाद बारी आती है न्यूमेरिकल नंबर 12 की, सॉरी MCQ नंबर 12 की। इन अ ट्रांजिस्टर बोथ कलेक्टर बेस एंड एमिटर बेस जंक्शन आर रिवर्स बाइस्ड। जब CB और EB दोनों जंक्शन रिवर्स बाइस्ड होते हैं तो कौन सा ऑप्शन बनता है? ऑप्शन बी, कट ऑफ रीजन। ठीक है, और कट ऑफ रीजन के अंदर आपको पता है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करता है, लाइक एन ऑफ स्विच। ठीक हो गई बात। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हुई हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है उसमें आपने सिंपल क्या इस्तेमाल करना है? ये वाला रिलेशनशिप, और बहुत आराम से इसका आंसर आप निकाल लेंगे। न्यूमेरिकल्स अपने सामने खोल के रखें। बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB वाला रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो बीटा की वैल्यू, IC की वैल्यू है वो है 10 × 10⁻⁻3। ठीक है, और ये मिली एम्पेयर्स के अंदर होता है नॉर्मल IC, बड़ा करंट होता है। और जो आपका होता है बेस करंट IB वो बहुत छोटा होता है, ये माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 10⁻⁻6। इसको आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपका रिक्वायर्ड आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। न्यूमेरिकल नंबर 2 पर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपने क्या करना है जनाब? इसके 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, अगर आप गौर से पढ़ेंगे, पहले स्टेप्स में आपने क्या करना है? आपने यहाँ से बीटा को निकालना है। ठीक है, बीटा क्या बनेगा? IC ओवर IB, IC डिवाइडेड बाई IB। ये आपने पहले स्टेप में किया। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन के आपने यहाँ से निकालना है IE को। ठीक है, बल्कि यहाँ से भी हमने IC को निकालना होता है। IC क्या बनेगा? बीटा टाइम्स IB। ये ऊपर से आपने IC को निकाला बीटा टाइम्स IB करके। ठीक है, यहाँ से। उसके बाद आपने यहाँ से निकालना है IE को, एंड IE इज गोइंग टू बी IC प्लस IB। ठीक है, IC प्लस IB। ठीक है जी, और इसको सॉल्व कर लिया आपने, इसको निकाल लिया। और इसकी थर्ड और लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है? यहाँ से आपने निकालना है जनाब यहाँ से द रेशो ऑफ IC ओवर IE। रेशो ऑफ IC ओवर IE आप सबको पता है कि अल्फा होती है, तो आपने यहाँ से उसको निकालना है, IC और IE की रेशो। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके पास ऊपर से आ गई होंगी। उसको निकालना बहुत ही आसान है आपके लिए। इसको निकालें और उसको सॉल्व करें। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस 3 स्टेप्स में आपने क्वेश्चन को करना है। इसके बाद बारी आती है आपके थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में हमने यहाँ से क्या करना है? सबसे पहले हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पर जनाब अपने IB को। ठीक है, फाइंड द बेस करंट। अच्छा, बेस करंट निकालना है आपने। सबसे पहले आपने यहाँ से निकालना है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जिसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा।
कलेक्टर वोल्टेज जो है बीसी, दैट इज गोइंग टू बी सिर्फ बीसी, ठीक है, जो कि कलेक्टर में जाया हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी आईसी विच इज द कलेक्टर करंट मल्टीप्लाइड बाय आरसी विच इज द कलेक्टर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपने निकाला। यहाँ से आपको बीसी की वैल्यू पता है, आपने यहाँ से आईसी को निकालना है। आईसी क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी वीसी डिवाइडेड बाय आरसी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यूज को डाला, इनको सॉल्व किया। आईसी की वैल्यू आपके पास तकरीबन बनेगी 0.002 एम्पियर्स, ठीक है। उसके बाद आपने आईबी को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, आईबी इज इक्वल टू आईसी डिवाइडेड बाय बीटा, ठीक है। ये वैल्यू आपको दी हुई है वहाँ पे बीटा की। आईसी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, आईबी की वैल्यू आपको चाहिए, बीटा आपको गिवन है, तो ये तमाम चीजें डाल के आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेट्स कम टूवर्ड्स द फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल में आप बहुत ही आसान तरीन ये न्यूमेरिकल है, इसमें तो खैर कोई बात ही नहीं है। अल्फा आपने निकालना है रेशो आईसी ओवर आई के साथ, इसमें सिर्फ आपने यही काम करना है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत बच्चों वाले हैं, बहुत आसान है, लेकिन बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स के लिए भी ना आपको थोड़ा बड़ा बन के देखना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि बच्चों वाले न्यूमेरिकल आप आंखें उस पर रखेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिफ्थ न्यूमेरिकल के अंदर आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये इक्वेशन अप्लाई करनी है कि इमिटर करंट जो है वो किसके बराबर होता है, आई बी ओवर आई बी प्लस आई सी के। और ये आपने इक्वेशन अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब आप ये खुद से देखें कि वहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको इमिटर करंट चाहिए कि आपको कौन सा कलर करंट चाहिए, ठीक है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे आपको बेस करंट चाहिए, बेस करंट आप बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये इक्वेशन भी सॉल्व ना हो तो फिर क्या ही बात है। आईबी को निकालने के लिए आपने आई में से आईसी को माइनस कर देना है, ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लेंगे। सो ऑल द न्यूमेरिकल्स आर डन। अब यहाँ पे मैं आपके सामने आखिरी चीज जो रख रही हूँ, ये रख रही हूँ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं हो, मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हुई हूँ। इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, इनमें से सारे ट्रिकी नहीं है, बाकी तो सब आसान है, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मैं इस वक्त शेयर करी हूँ यानी कि लंबे वाले सवाल, उनमें से जो आपके कुछ सवाल हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि उनके लिए जो मैं सोल्यूशन है वो आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि ये लंबे सवाल आ सकते हैं पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिकी है। इसमें अगर आप देखें तो सवाल क्या है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट इन अ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड कब इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, ये अब आपने सोचना है। डिफ्यूजन स्टेट में आता है या जो होती है हमारे पास ड्रिफ्ट स्टेट, उसमें आता है। डिफ्यूजन स्टेट में इक्विलिब्रियम होता है या ड्रिफ्ट में आता है। ऑफ कोर्स डिफ्यूजन का मतलब यही है कि नॉन इक्विलिब्रियम है और चीजें आपकी इधर से उधर जा रही हैं। जब डिफ्यूजन के बाद ड्रिफ्ट की स्टेट आती है तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि आपका डिप्लेशन रीजन जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया है। तो ये सोचने वाला सवाल है, और ने कहा है कि ना सिर्फ आप इसको सॉल्व करें बल्कि आप इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम से इसको बताएं। तो ये तमाम मैंने इसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे रख दी है सॉल्व हालत में। ये पूरा एक ऐसा नोट आपके साथ काम करेगा जिसमें आपने सबसे पहले ये देखना है ए पार्ट में कि जब जंक्शन आपका बनता है उस लम्हे जंक्शन फॉर्मेशन जब होती है, जो बिल्कुल डिफ्यूजन वाला मामला होता है और अभी चीजें सेट नहीं हुई है और नॉन इक्विलिब्रियम है और चीजों की आमदोरफ्त जारी है इधर से उधर, तो उस स्टेट में आपके पास ये जो पी रीजन है उसके साथ क्या होगा और यहाँ पर एन रीजन के साथ क्या होगा, ठीक है। अभी आप देखें तो दरमियान में ये जो जंक्शन बना हुआ है पी एन जंक्शन, ये आपको मैं रेड लाइन से बता देती हूँ, ये मैंने लिखा भी हुआ नीचे। इस पी एन जंक्शन में आप देखें मैंने अभी कोई डिप्लीशन लेयर नहीं बनाई है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अभी आपके एन टाइप साइड के मेजोरिटी से पी टाइप साइड के होल्स के साथ जाके कंबाइन होकर मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब थोड़ी देर के बाद टाइम गुजरता है ये पूरी डिटेल आपकी जाएगी, ऐसे भी एक लंबा सवाल है, ये छोटा सवाल है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आएगी इक्विलिब्रियम की स्टेट जो कि आती है डिफ्यूजन के बाद, जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे आप देखें डिप्लीशन लेयर बन गई है। इस वक्त ये आपकी पूरी की पूरी डिप्लीशन लेयर आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अब यहाँ पर फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बंद हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे माइनॉरिटी से मूव करेंगे, मेजॉरिटी रुक जाएंगे। ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे क्या फर्क पड़ा आपकी एनर्जी बैंड डायग्राम पर। ये तमाम चीजें मैंने यहाँ पे लिख भी दी और बना भी दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो उसको प्रॉब्लम डाले बगैर इसको ध्यान से समझें ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को भी जरा कभी गौर से देख लिया करें, इसमें बाजू का आसान और रटे रटाई चीजें नहीं आती, थोड़ी सी डिफरेंट चीजें आती हैं जैसे कि इसमें था। इसके बाद बारी आती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 6 की। इसमें उन्होंने आपसे कहा है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो शेयर करें फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब इसी किस्म की चीज़ें जब आ जाना पेपर में फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि ये कहाँ से आई है, हालांकि होती वो बुक के अंदर से हैं। सिर्फ आपकी ये नेग्लिजेंस होती है जो कि आप उसको प्रॉपरली देखते नहीं है वक्त के ऊपर। तो एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर मैंने शेयर कर दिए हैं, डिसएडवांटेजेस भी शेयर कर दिए हैं।
ना समझ आए तो आप मुझसे क्लास में पूछेंगे, और मोर देन वेलकम। और उसके बाद ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसके एडवांटेजेस भी शेयर कर दिए हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी शेयर कर दिए हैं। लंबा सवाल है तो कम से कम इतने इतने आपको जरूर लिखने हैं ताकि आप उसमें कुछ नंबर लेने में कामयाब हो जाए। उसके बाद बारी आती है इसके 8वें क्वेश्चन की, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव में थोड़ा सा टफ था, डिफरेंट था। डिस्कस द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इट्स बैंड गैप एनर्जी। ठीक है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर हमेशा वो होता है जिसमें आप मिलावट करते हैं, यानी कि डोपिंग करते हैं। ठीक है, तो इम्प्योर का जो उलट होता है वो होता है प्योर, और प्योर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक। ठीक है, तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, विदाउट एनी डोपिंग, विदाउट एनी मिलावट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन होगा या सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम होगा, कोई मिलावट नहीं होगी फ्रॉम थर्ड और फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबसे पहले तो आपने देखना है कि उसमें आपकी एनर्जी बैंड डायग्राम क्या बनती है। ये आपके जो है वो एनर्जी गैप है यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, नीचे वाला जो आपके पास बैंड होता है वो आप सबको पता है कि क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी द वैलेंस बैंड, वीबी। और जो ऊपर वाला बैंड होता है वो हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड, जिस इज गोइंग टू बी सीबी। ठीक है, लाइक दिस। इसमें आप देखेंगे क्या होता है, मैंने ये सारी डिटेल्स लिखी हैं। और उसके बाद जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आते हैं जिसमें हम डोपिंग करते हैं, जानबूझ के करते हैं, तो इस सिचुएशन में आपकी जो डायग्राम्स है वो कैसे बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स आएंगी, पी टाइप डोपिंग और एन टाइप डोपिंग। तो आपने ये दोनों डायग्राम्स अलग-अलग बना के बतानी है, जो कि सवाल में जैसे आप ये देख रहे हैं कि पी टाइप में मैंने जो है वो बोरॉन को किया है थर्ड ग्रुप से, और एन टाइप के अंदर मैंने इसको दिया है, फॉस्फोरस को दिया। ठीक है, फ्रॉम द फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो बैंड डायग्राम है, एनर्जी बैंड डायग्राम, वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, बोरॉन के डालने से क्या होता है, जब आप उसको थर्ड ग्रुप से डालते हैं, बोरॉन को याद रखिएगा कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। ये जो नेगेटिव साइन ऊपर लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हड़प करना चाहता है। और ये जो फॉस्फोरस पे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये है कि इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर दिए हैं, ये देने पे बिलीव करते हैं, ये डोपेंट है और ये एक्सेप्टर है। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि इस सिचुएशन में आपकी बैंड डायग्राम के साथ क्या होगा, ये आपने खुद से देखनी है। और यहाँ पे आपका ये सवाल इस तरह से मुकम्मल होगा। ठीक है जी, तो आई होप सो कि ये लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव और जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ही हेल्पफुल रहेगा, इसलिए पढ़ना शर्त है। जब तक आप इस पर केयर और अटेंशन नहीं देंगे, तवज्जो नहीं देंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो लेट मी नो दैट। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।